टैरिफ पे टैरिफ ये कब तक चलेगा? इस संदर्भ में मुझे भारत के प्रधानमंत्री का भाषण याद आ रहा है जो उन्होंने अगस्त 2015 में बिहार चुनाव के दौरान दिए थे। बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए कितनी विशेष राशि दी जानी चाहिए? क्या मुझे 50,000 करोड़ देनी चाहिए या इससे ज्यादा? क्या मुझे 60,000 करोड़ देनी चाहिए या इससे ज्यादा? क्या मुझे 75,000 करोड़ देनी चाहिए या इससे ज्यादा? क्या मुझे 80,000 करोड़ देनी चाहिए या इससे ज्यादा? क्या मुझे 90,000 करोड़ देनी चाहिए? अब मैं बिहार के लोगों से वादा करता हूं कि केंद्र सरकार ने 1.25 करोड़ रुपए का पैकेज देने का फैसला किया है जो बिहार के लोगों के जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा और बिहार को एक विकसित राज्य के रूप में उभरता हुआ दिखाई देगा। ठीक उसी तरह की टैरिफ योजना देखने को मिल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति पद संभालते ही अप्रैल 2025 में एक टैरिफ प्लान के साथ दुनिया के देशों से कहा था कि वे हमारे द्वारा तैयार की गई दरों पर आकर चर्चा करें, क्योंकि उनका कहना था कि पहले कई देशों के टैरिफ प्लान के अनुसार अमेरिका को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा था जिसका खामियाजा अमेरिकी नागरिकों को उठाना पड़ रहा था। लेकिन हमारे राष्ट्रपति कार्यकाल में हम उस टैरिफ प्लान को बदलना बेहद जरूरी समझते हैं। इस संदर्भ में दुनिया के कई देशों को कुछ समय दिया गया था कि आप और हम मिलकर इस टैरिफ प्लान को और बेहतर बनाएं जिसमें दोनों देशों को आर्थिक हितों की अनदेखी ना हो। कुछ समय बाद कई देशों ने अपनी अपनी तरह की बातचीत में स्वीकार किया कि ठीक है, हम अमेरिका में कुछ अरब डॉलर का निवेश जरूर करेंगे, जबकि कुछ देशों ने कहा कि वे अमेरिका से रक्षा उपकरण खरीदेंगे। इसी तरह कई देशों ने अपनी शर्तों पर बातचीत को अंतिम रूप दे दिया। हमें इस बात की कोई स्पष्टता नहीं है कि यह मौखिक रूप से कहा गया था या औपचारिक सरकारी घोषणा थी। पहले कहा गया था कि भारत पर 26% टैरिफ दर लागू की जाएगी। उसके बाद कहा गया कि हम इस टैरिफ पर बातचीत कर सकते हैं। उसके बाद भारत को एक समय सीमा दी गई थी कि वो साथ आकर एक ऐसा टैरिफ प्लान बनाए जिससे दोनों देशों को आर्थिक विकास में कोई बाधा ना आए। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि इतने लंबे समय के बाद भी भारत और अमेरिका किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया। उसके बाद भारत सरकार ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत का हित हमारी प्राथमिकता होगी और भारत पर निशाना साधना अनुचित और नासमझी है। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को रूस से किसी भी तरह का तेल आयात नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे रूस आर्थिक रूप से मजबूत होता है और रूस यूक्रेन में अपना युद्ध जारी रखे हुए है और वे कई सालों से यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के लिए भारत को कई हद तक जिम्मेदार भी मानते हैं। उन्होंने मीडिया चैनलों से यह भी कहा कि भारत रूस से सस्ती दरों पर तेल आयात करता है और उस पर भारी मुनाफा भी कमा रहा है। इस पर भारत ने कहा कि भारत की हितों हमारी प्राथमिकता होगी और भारत को निशाना बनाना अनुचित और अविवेकपूर्ण होगा। भारत ने कहा कि भारत ने रूस से तेल आयात करना शुरू किया क्योंकि संघर्ष के दौरान या शुरू होने के बाद पारंपरिक आपूर्ति यूरोप को भेज दी गई थी। उस समय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने वैश्विक ऊर्जा बाजार की स्थिरता को मजबूत करने के लिए भारत द्वारा इस तरह के आयात को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया था। भारत द्वारा तेल आयात का उद्देश्य भारतीय उपभोक्ताओं के लिए अनुमानित और सस्ती ऊर्जा लागू सुनिश्चित करना था। वे वैश्विक बाजार की स्थितियों से मजबूर हैं। हालांकि यह पता चला है कि भारत की आलोचना करने वाले वही देश स्वयं रूस के साथ व्यापार में शामिल हैं। हमारे मामलों के विपरीत ऐसा व्यापार एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बाध्यता भी नहीं है। रूस के साथ यूरोपीय संघ का द्विपक्षीय व्यापार 2024 में 67.5 बिलियन यूरो होने का अनुमान था। इसके अतिरिक्त सेवाओं का व्यापार 2023 में 17.2 बिलियन यूरो होने का अनुमान था। यह उस वर्ष के बाद के वर्ष के रूस के साथ भारत के कुल व्यापार से बहुत कम था, अधिक था। 2022 में यूरोपीय एलएनजी आयात वास्तव में 16.5 मैट्रिक मिलियन टन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो 2022 में 15.21 मैट्रिक मिलियन टन के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया।
जहां तक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सवाल है, वह अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, अपने इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए पैलेडियम और उर्वरक और रसायनों का आयात करना जारी रखा है। इस पृष्ठभूमि में भारत को निशाना बनाना अनुचित है। किसी भी प्रमुख आर्थिक देश की तरह भारत अपने राष्ट्रीय हित और आर्थिक सुरक्षा के रक्षा के लिए आवश्यक उपाय जरूर करेगा। यह संदेश विदेश मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दी गई थी। जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मीडिया कर्मियों ने इस बयान पर सवाल पूछा तो उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। लेकिन अगले दिन ही ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया, जिसके कारण अब भारत पर लगाया गया कुल टैरिफ दर 50% हो गया है। अब समय आ गया है कि पहली लाइन को फिर से दोहराया जाए। ट्रंप, क्या मुझे भारत पर 5% टैरिफ लगानी चाहिए या ज़्यादा लगानी चाहिए? क्या मुझे 10% टैरिफ लगानी चाहिए या ज़्यादा लगानी चाहिए? क्या मुझे 15% टैरिफ लगाना चाहिए या ज़्यादा लगाना चाहिए? क्या मुझे 20% टैरिफ लगाना चाहिए या ज़्यादा लगाना चाहिए? न आपकी बात न मेरी बात। 50% टैरिफ लगाता हूँ, जो 21 दिनों बाद लागू हो जाएगी। 50% टैरिफ की बात सुनते ही भारत के राजनीतिक और आर्थिक गलियारों में हलचल या यूं कहें कि कानाफूसी शुरू हो गई कि अब क्या किया जाना चाहिए। ऐसे गंभीर मुद्दों को लेकर बहुत ही सतर्कता रहने की जरूरत होगी और ऐसे में विशेष मुद्दों को सुलझाने के लिए ऐसे विशेष लोगों को चुना जाना चाहिए जो लंबे समय से ऐसे मामलों को सुलझाने में सफल रहे हैं। भारत के कई राजनीतिक दलों के नेताओं से मीडिया कर्मियों ने पूछा कि इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, तो कुछ नेताओं ने कहा कि भारत को भी अमेरिकी उत्पाद पर 50% टैरिफ लगा देनी चाहिए। तो किसी ने कहा कि अब समय आ गया है कि अब हमें अपने पैरों पर खड़ा होनी चाहिए और आज़ादी के 75 साल बाद हमें यह मौका मिला है। यह हमें सभी प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए आत्मनिर्भर बनने का एक बेहतरीन अवसर है। इससे साफ पता चलता है कि हमारी सरकारों को आत्मनिर्भर बनने का यह मौका पहले नहीं मिला, इसलिए शायद हम आज तक आत्मनिर्भर नहीं बन पाए। मीडिया में ऐसी विरोधाभासी बातें इसलिए कही जा रही है क्योंकि मामला काफी गंभीर होता जा रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि इस टैरिफ को लेकर दोनों देशों के बीच अभी भी बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि भारत और अमेरिका जल्द ही एक बेहतर विकल्प के तौर पर अंतिम फैसला ले लेंगे। इस मामले को सुलझाने में जितनी देरी होगी उतना ही ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। अगर इस टैरिफ का सेवा क्षेत्र से भी जोड़ दिया जाए तो इसकी नुकसान की भरपाई करना बेहद मुश्किल है। तब तक शायद 50% टैरिफ के बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है उससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप आत्मनिर्भर बन गए हैं। खैर, इस वैश्विक गांव में आत्मनिर्भरता का क्या मतलब है, अगर कोई कुछ सुझा सके तो स्वागत है। इससे होने वाले नुकसान के आंकड़े अभी स्पष्ट नहीं हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि शुरुआती दौर में इससे लगभग $30 अरब का नुकसान हो सकता है और इसके साथ ही बने बनाए बाजारों को भी खोना और बिना कुछ किए वियतनाम और बांग्लादेश जैसे छोटे देशों को मौका दे देना। बात यही खत्म नहीं होती। भारत पहले ईरान से तेल खरीदता था जो अच्छी गुणवत्ता का माना जाता है, लेकिन अमेरिकी सरकार के दबाव या प्रतिबंध के बाद भारत सरकार ने वहां से तेल खरीदना बंद कर दिया। फिर भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया। अब ट्रंप सरकार फिर वह कह रही है कि कोई भी देश रूस से तेल नहीं खरीदेगा। जो खरीदने की कोशिश करेगा उस पर टैरिफ के साथ साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा।